Hello and welcome back everyone to chemistry classes. Today in this video I will be starting with question number 16th of GATE 2017 chemistry paper. So question number 16 जो है वो है कॉपर सल्फेट के ऊपर और कॉपर सल्फेट के इन्होंने जी एनिसोट्रोपिक का क्वेश्चन पूछा. ओके, देखिए कॉपर सल्फेट जो है वो उसमें जो कॉपर प्रेजेंट है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में गिवन है. जो कॉपर प्रेजेंट है वो कॉपर 2+ की फॉर्म में है एंड दिस इज अ D9 सिस्टम. ठीक है, अब D9 सिस्टम होने की वजह से क्या हुआ कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है. 1 इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड. ओके, अब क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसीलिए हम इस पे ईपीआर स्पेक्ट्रा करवा सकते हैं. ओके, इट इज हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड वी कैन डू अ ईपीआर स्पेक्ट्रा इन कॉपर सल्फेट. ओके, अब ईपीआर स्पेक्ट्रा क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इट इज हैविंग स्पिन्स, इट इज हैविंग 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिन्स, डिफरेंट डायरेक्शंस में उसकी स्पिन्स है. ओके, अब जब हम इस पे अपने कॉम्प्लेक्स में एक मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डालने की वजह से क्या होता है कि जो डिफरेंट स्पिन्स की पॉपुलेशंस हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं और जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे तो जो पॉपुलेशन के बीच में एनर्जी गैप है वो बढ़ता जाएगा. ठीक है, इसीलिए जैसे हमने सपोजिटली किसी भी कॉम्प्लेक्स में, इस कॉम्प्लेक्स में कुछ स्पिन्स, कुछ अल्फा स्पिन के इलेक्ट्रॉन रहेंगे और कुछ बीटा स्पिन के इलेक्ट्रॉन रहेंगे और जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे तो अल्फा और बीटा स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे क्योंकि उनकी पॉपुलेशन स्प्लिट हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड बनाने से उनकी जो पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस है वो भी बढ़ता जाएगा. तो दिस इज व्हाट एन ईपीआर स्पेक्ट्रा इज ऑल अबाउट. तो इसका जो एनर्जी गैप है वो डिपेंड करता है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगाई है. ठीक है, और डिपेंड करेगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है एंड द जी फैक्टर, जो हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट, जो हमें यहाँ पर स्टडी करना है कि व्हाट इज दिस जी फैक्टर. ओके, देखिए जो जी फैक्टर है यहाँ पर, क्यों इस जी फैक्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास हमारा कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है. ओके, तो सभी बॉन्ड लेंथ अगर इक्वल होती तो उसमें क्या होता है कि जो एनर्जी है बॉन्ड्स की सभी की इक्वलेंट रहती है. इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये आइसोट्रोपिक है, सभी तरह से इक्वल है. उस केस में जो जी की वैल्यू है वो सेम होती है, मतलब एक ही वैल्यू आती है. जी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी डायरेक्शन पे. जी जेड डायरेक्शन पे क्या है, जी वाई डायरेक्शन पे क्या है और जी एक्स डायरेक्शन पे क्या है. इट इज डायरेक्शनल कि डायरेक्शन पे ये मैच करेगी. सपोजिटली मेरा मॉलिक्यूल इस तरह से है, जो जेड डायरेक्शन पे उसकी बॉन्ड लेंथ अलग है और एक्स डायरेक्शन में जो एक्स वाई का जो प्लेन है उसमें उसकी बॉन्ड लेंथ अलग है. तब उस केस में क्या होगा, ये जी जेड की वैल्यू अलग हो जाएगी और जी वाई और जी एक्स की वैल्यू सेम हो रहेगी. ठीक है, जी जेड को हम बोलेंगे जी पैरेलल और जी एक्स वाई को हम बोलेंगे जी परपेंडिकुलर. ओके, जी पैरेलल क्यों, क्योंकि जनरली जो हम मैग्नेटिक फील्ड है वो हम जेड डायरेक्शन के फॉर्म में, जेड डायरेक्शन के एक्सिस में डालेंगे क्योंकि जेड डायरेक्शन इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस. ओके, तो अगर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन पे लगेगा और जी भी हम जेड डायरेक्शन पे कैलकुलेट करेंगे तो उस जी को हम जी पैरेलल बोलेंगे. और सिमिलरली वाई और एक्स का जो जी है, क्योंकि जेड डायरेक्शन के वो परपेंडिकुलर है, उसको हम जी परपेंडिकुलर बोलेंगे. अब इस क्वेश्चन में हमको देखना है कि इस क्वेश्चन में वेदर देयर इज एनिसोट्रॉपी और नॉट. देखिए क्योंकि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट एक D9 सिस्टम है और D9 सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी नहीं है. ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो स्प्लिटिंग होगा बिकॉज ऑफ जॉन टेलर डिस्टोर्शन. अब जॉन टेलर डिस्टोर्शन की वजह से क्या होगा, जो जेड डायरेक्शन में इसके बॉन्ड्स हैं कॉपर सल्फेट के, उनकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है. तो दिस इज अ जेड आउट सिस्टम. ओके, इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये पूरी तरह से क्यूबिक नहीं है, इसके जो बॉन्ड लेंथ है सब डायरेक्शन में इक्विवेलेंट नहीं है, इसीलिए इसमें जो जी है वो स्प्लिट हो जाएगा. जी जेड डायरेक्शन में अलग होगा और परपेंडिकुलर में अलग होगा. अब हमें देखना है कि ये परपेंडिकुलर वाला ज्यादा है या पैरेलल वाला ज्यादा है. तो इसमें क्या देखने, देखिए मेजर कंसेप्ट हम यही यूज करते हैं कि जैसे जब हम इसका जेड आउट सिस्टम ड्रॉ करते हैं तो जेड आउट सिस्टम में ये हमने ड्रॉ किया इसका dx² - y² और उसमें dz² नीचे आता है. ओके, जेड आउट सिस्टम में जो dx² - y² है उसकी एनर्जी हायर होती है dz² से. ठीक है, अब देखो कंसेप्ट ये लगाना है, जैसे जब मैं अपना सॉल्व करता था क्वेश्चन इस केस में, कि देखिए जब हम एनर्जी दे रहे हैं तो dz² हमको पहले अप्रोच में आएगा. ठीक है, जब हम एनर्जी दे रहे हैं तो dz² विल बी इजियर फॉर अस टू अप्रोच कंपेयर टू dx² - y². और जब भी हमारे पास इजियर है
इसको अप्रोच करना, तो जी वैल्यू जो है मतलब z डायरेक्शन की वो बढ़ जाएगी कंपेयर टू एक्स वाई डायरेक्शन में। ओके, इसका मतलब जी पैरेलल जो है वो ग्रेटर होगा जी परपेंडिकुलर से। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक रिलेशन है जी और एच का, जी एच एनर्जी G1H1 इज इक्वल टू G2H2। ओके, और जो G है इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू H। अगर किसी को हमको कम एनर्जी देनी है, कम एनर्जी पे वो हमको अचीव हो रहा है, तो उसका G वैल्यू बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि GH इज कांस्टेंट। ओके, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/H। तो H यहाँ पर एनर्जी है, तो जिसपे हमको जल्दी अप्रोच होगा, जल्दी कम एनर्जी देनी पड़ रही है, कम एनर्जी में ही वो हमको अचीव हो रहा है, तो उसमें G वैल्यू बढ़ जाएगी। जो ज्यादा एनर्जी पे है, अगर H ज्यादा है तो G कम हो जाएगा। सेम केस यहाँ पर हो रहा है जेड आउट सिस्टम में, क्योंकि जो प्लेनर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसकी एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए उसकी G वैल्यू कम है। जिसकी एनर्जी कम है उसमें जी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसमें जी वैल्यू कम है। तो फॉर अ जेड आउट सिस्टम जी पैरेलल विल बी ग्रेटर देन जी परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर सपोजिटली हमारे पास जेड इन सिस्टम होता, तो जेड इन सिस्टम में क्या होता है कि डी जेड स्क्वायर जो है वो ऊपर होता है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी कम होती है। तो यहां पर अपोजिट हो जाएगा, यहां पर जी पैरेलल परपेंडिकुलर जो है विल बी ग्रेटर देन जी पैरेलल। तो हमें इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट क्या है। कॉपर सल्फेट D9 सिस्टम है और कॉपर सल्फेट स्पेसिफिकली जेड आउट है, ठीक है। और जेड आउट होने की वजह से क्या हुआ, इसका डी जेड स्क्वायर नीचे है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए इसका जी पैरेलल जो है वो ग्रेटर देन है जी परपेंडिकुलर, क्योंकि एनर्जी हमको कम देनी पड़ रही है जी पैरेलल तक अप्रोच करने के लिए। ओके, तो दिस इज वाई, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जी पैरेलल इज ग्रेटर देन जी परपेंडिकुलर बिकॉज दिस इज अ जेड आउट सिस्टम। ओके, टॉकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, इन्होंने यहां पर कुछ रिएजेंट्स दिए हैं एंड दे वांट कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमारे पास एल्कीन है उसकी रिडक्शन हो जाए। ओके, दे हैव गिवन अस 2 एल्कीन्स, वन इज एल्कीन लिंक्ड टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एंड अदर इज आइसोलेटेड एल्कीन। तो स्पेसिफिकली दे वांट स्टीरियो स्पेसिफिकली कि जो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है वो हमारा रिड्यूस हो जाए। ओके, तो देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के लिए तो सबसे पहली चीज जो हम यूज करते हैं वो हम बर्च ही यूज करते हैं। ओके, तो लिथियम इन लिक्विड NH3 इज द बेस्ट ऑप्शन टू रिड्यूस द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन। तो फर्स्ट आंसर तो उसका सही है। अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें जो कि है एडम्स कैटलिस्ट, तो एडम्स कैटलिस्ट क्या करेगा, इट डज नॉट हैव वेरी गुड स्टीरियो स्पेसिफिसिटी कि वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड करेगा या फिर आइसोलेटेड वाले को करेगा, ये दोनों को कर सकता है, इसलिए ये हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों को पॉसिबिलिटी है, इसमें कर सकता है। बात आती है सी की, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो देखिए जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है उसको तो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, बट क्योंकि अगर हम उसको अनसैचुरेटेड जो हमारा कीटोन के साथ है, अगर हम इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, ये तो रिड्यूस होगा ही होगा, पर जो कीटोन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कुड बी आंसर वी कुड गिव, बट इसमें ये चीज देखनी है कि ये तो रिड्यूस हो गई पर साथ साथ जो कीटोन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को नहीं यूज करें। भले ही वो आइसोलेटेड जो डबल बॉन्ड है उसको रिड्यूस नहीं कर रहा, पर ये हमारे कीटोन को भी रिड्यूस कर रहा है, तो दिस इज नॉट द ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन अगर हम देखें तो दे आर एडिंग बोरेन, तो दे आर एडिंग जस्ट बोरेन। तो अगर वो बोरेन ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच वाला कौन सा है, जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन रिच वाले जो डबल बॉन्ड है उस पर केवल हाइड्रोबोरेशन हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। अगर ये हमें H2O2 NaOH देते या फिर एसिटिक एसिड देते तब इसमें फर्दर चेंजेस आते हैं, पर इन्होंने केवल B2H6 दिया है, ये केवल हाइड्रोबोरेशन करेगा आइसोलेटेड डबल बॉन्ड पे एंड इट वोंट गिव अस द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लिथियम इन लिक्विड NH3, क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड रिएजेंट स्पेशली यूज्ड टू रिड्यूस कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस करने के लिए ये बहुत अच्छे से यूज होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, और बाकी क्यों नहीं होंगे वी हैव एक्सप्लेन्ड इट। टॉकिंग टू 18th क्वेश्चन, देखिए 18th क्वेश्चन जो है उसमें इन्होंने इस कॉम्प्लेक्स में
दो रिएजेंट्स डाले हैं, एक डाला है CH3I NaOH और एक डाला है CH2N2। देखिए जो फर्स्ट रिएजेंट है पहले NaOH है, NaOH क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो व्हाट इट विल गिव अस इज दिस, ओके, O-। अब जो ये O- है वो अटैक कर सकता है CH3I, बट हम गलती क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली अटैक करें, बट जब भी हमारा नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में, देखिए यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन है बिकॉज दिस इज अ कॉन्जुगेटेड रिंग, तो क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्ट अटैक करने के बजाय क्या करेगा, थ्रू कॉन्जुगेशन अटैक करेगा। अगर थ्रू कॉन्जुगेशन अटैक करे तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन ने अटैक किया है CH3 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ CH3। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो उसका आंसर ये होगा। यहां पर ये चीज देखनी है कि जो अटैक है वो कॉन्जुगेटेड होगा, अगर हम डायरेक्ट अटैक करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड रिएजेंट है CH2N2। अब CH2N2 इज अ गुड रिएजेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बीन, तो ये जो है इसमें नाइट्रोजन लीव हो जाता है और अल्टीमेटली हमको कार्बीन देता है। और कार्बीन जो है इसमें हम पढ़ेंगे तो कार्बीन जो है वो इंसर्शन रिएक्शंस करता है, तो पोलर बॉन्ड अगर उसको कहीं दिखता है तो वहां पर वो जल्दी जाके इंसर्ट करेगा। अगर सपोजली CH का बॉन्ड है और OH का बॉन्ड है तो जो कार्बीन है वो स्पेसिफिकली जाके OH के बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट मतलब OCH2H, तो दिस विल गिव OCH3। तो अगर हमारे पास कोई पोलर बॉन्ड है तो ये कार्बीन उसमें जाके इंसर्ट हो जाएगा, तो स्पेसिफिकली OH बॉन्ड में जाके ये इंसर्ट होगा और हमें OCH3 दे देगा। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो हमें नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड दे रहा था और जो सेकंड है वो हमें OCH3 दे रहा है। तो जो मेजर प्रोडक्ट MNN फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, M में जो प्रोडक्ट है दैट इज C ऑप्शन में, जो नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है, और जो N में है वो OCH3 है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C, ठीक है। अब ये 19th क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें एक मेजर मिस्टेक जो हम कर सकते हैं वो हम क्या कर सकते हैं कि देखिए C कार्बन NMR दिया है एसीटोन का CD3, ओके, has a signal at 30 ppm as a septate in intensity ratio। अब इन्होंने इंटेंसिटी रेशियो पूछे सेप्टेट की। अगर सपोजिटली हम क्या गलती कर सकते हैं कि हम जैसे हाइड्रोजन में जो आई है वो क्योंकि हाफ होता है तो हाइड्रोजन के फॉर्म में इसको स्प्लिट करके कर सकते हैं, पर क्योंकि ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम का जो आई वैल्यू है दैट इज 1, तो जो स्प्लिटिंग होगी वो डिफरेंट होगी, इंटेंसिटी रेशियो जो होगी वो डिफरेंट होगी कंपेयर टू हाइड्रोजन से। तो इसमें क्या होगा, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। कि मैं आपको आंसर बता रहा हूं, उसका आंसर होगा बी 1367631। और इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और अलग से एक्सप्लेन करेंगे कि I इक्वल टू हाफ के लिए जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो क्या होगा, और जो I इक्वल 1 है, I इक्वल टू 3/2 है, इनके लिए जो स्प्लिटिंग पैटर्न है, इंटेंसिटी पैटर्न किस तरह से स्प्लिट करती हैं। तो विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन। टॉकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 20th, तो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन्होंने एक हमें और साथ में इन्होंने हमें MeO नेगेटिव दिया है। तो MeO नेगेटिव सबसे पहले क्या करेगा, जो यहां पर इनोलेट बनाएगा, जो इनोलेट कहां बनाएगा, जहां पर स्टेबल इनोलेट बन रहा है, जहां पर एल्कीन स्टेबल है, ठीक है, तो यहां पर इनोलेट बनाएगा। अब ये जो इनोलेट है ये अटैक करेगा हमारे इस रिएजेंट पे, और किस तरह से अटैक करेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ग्रुप पे अटैक करेगा, ठीक है। और हमें क्या देगा, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, इसमें केवल हमें ये देखना है कि जो नेगेटिव चार्ज है, जो इनोलेशन है वो कहां से होगी
और अटैक जो है वो कहां पर होगा, अटैक जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पे होगा, डायरेक्टली अटैक नहीं होगा। और ये चीज देखनी है अटैक यहां से होगा या यहां से होगा, बस इस क्वेश्चन में यही है। हमें ये चीज नोट करनी पड़ेगी कि अटैक कहां से होगा और कहां कहां करेगा, ठीक है। तो ये हमें देगा ओ नेगेटिव ओ एम ई, ओके। तो दिस इज द प्रोडक्ट। सो अल्टीमेटली व्हेन ओ नेगेटिव विल कम बैक, ये ओ एम ई को लीव कराएगा एंड वी विल बी गेटिंग अ कीटिंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ओके अब इस कीटीन में क्या है, MeOH है साथ में हमारे साथ, और जब MeOH डलेगा कीटीन पे तो H इसका यहां जाएगा और OMe यहां जाएगा। विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो दिस विल बी मेड, तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर एडिंग MeOH। तो इसमें बस जनरली हमको यही देखना है कि अटैक कहां से होगा, इनोलेट कहां बनेगा, और एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर इन्होंने एस्टर दिया है तो अल्फा बीटा पोजीशन से उस पर अटैक करवाना है, ठीक है। 21st क्वेश्चन जो है उसमें देखिए, अगर आपने क्लेडन पढ़ी है तो आपको क्लेडन में ये क्वेश्चंस बहुत इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि क्लेडन इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और दे हैव एडेड 2,2 डाइमिथॉक्सी प्रोपेन, तो प्रोपेन है एंड 2,2 डाइमिथॉक्सी प्रोपेन है, ओके। और इसमें डाला है इन्होंने एसिड, ठीक है। जो ये एसिड है ये स्पेसिफिकली डाला गया है टू डी प्रोडक्ट दिस, ठीक है। डी प्रोडक्ट करेगा इसको, इसको कन्वर्ट करता है ये कीटोन पे, ओके। कैसे कन्वर्ट करेगा कीटोन पे, इसको एसिडिफाई करेगा, ओके, देन दिस विल लीव, सो वी विल गेट OCH3 एंड अगेन CH3 और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ओके। देन जो हमारे सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है वो अटैक करेगा यहां, वी विल गेट CH3 CO CH3 OH H positive charge and CH3, okay. Now this positive charge will be abstracted back and this will go to this, okay, through the solvent। ऐसे डायरेक्टली नहीं जाएगा, सॉल्वेंट के थ्रू ही जाएगा और अल्टीमेटली हमको ये लीव कर देगा। And this acid will again be abstracted back by the solvent and we will get ketone। तो we are getting this ketone। देखिए हमने क्या किया, जो ये जो रिएजेंट बना था हमारे पास, ये रिएजेंट भी हमारे पास कीटोन से बना था। हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें MeOH डाला होगा और एसिड डाला होगा, उसको प्रोटेक्ट किया था, उसको हमने कीटल में कन्वर्ट किया था। अल्टीमेटली यहां पर भी यही हो रहा है, यहां पर भी हमने इसको अल्कोहल्स दिए हैं एंड वी आर कन्वर्टिंग इट टू कीटल, ठीक है। अब ये क्यों रिएजेंट ऐसा क्यों हुआ कि वहां से जो पहले वाला कीटल था वो रिमूव होके ये नया कीटल बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि जो पहले वाला कीटल था वो था अनस्टेबल, बट दिस इज अ साइक्लिक कीटल, सो दिस इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस दैट। तो दिस इज अल्टीमेटली गिविंग अस अ कीटल। वो भी जो हमें बना था OCH3 वो भी प्रोपेन के रिएक्शन विद MeOH बना होगा, बट दैट कीटल was not as stable as this। इस कीटल में भी हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं क्योंकि एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका रिप्रोडक्शन करके इसको रिमूव कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसका कीटल बनेगा कंपेयर टू द अदर कीटल। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ साइक्लिक कीटल एंड इट इज हैविंग मोर स्टेबिलिटी देन द एसाइक्लिक वन, हेंस we'll be getting a ketal in this reaction। so जो 21st का है
दैट विल बी बी। बस कीटल फॉर्मेशन हुआ है एंड वी हैव टू सी कि जो हमारे पास उनने प्रोडक्ट दिया था, जो कीटल दिया था, उसकी रिप्रोडक्शन करनी है, उसको कीटोन में कन्वर्ट करना है, उस कीटोन को वापस कीटल में कन्वर्ट करना है यूजिंग द गिवन अल्कोहल। मतलब दिस इज नॉट ओनली अल्कोहल, दिस इज हैविंग अदर एस्टर मोइटिस आल्सो, बट इट विल रिएक्ट विद द OH पार्ट। ओके, 22nd क्वेश्चन जो है इन्होंने मेंशन किया है कि देयर इज अ reaction happening, so SO2pH and SO2pH. So as we can see from the product itself that they are giving us 4+2 cycloaddition reaction. तो disorder reaction हुई है 4+2। ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर SO2pH और SO2pH। तो इसमें ये डाइन है और ये इट इज एक्टिंग एज अ डाइनोफाइल। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो फर्स्ट रिएक्शन इन द टू स्टेप रिएक्शन गिवन सीक्वेंस स्टार्टिंग बाई सल्फोनेट एक्टर्स, जो ये सल्फोनेट है ये किस तरह से काम कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में तो इट हैज एक्टेड एज अ डाइनोफाइल क्योंकि इट हैज रिएक्टेड विद अ डाइन, डाइन की तरफ उसके अट्रैक्शन है, इसलिए इसको डाइनोफाइल बोलेंगे। एंड दिस इज गिविंग अस दिस रिएक्शन। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सोडियम अमलगम डालने के बाद ये जो प्रोडक्ट है ये लीव करके यहाँ पर हमको अनसैचुरेशन दे रहा है। तो अब ये प्रोडक्ट हमें कैसे अचीव हो सकता है, देखिए ये प्रोडक्ट हमें इस रिएजेंट को एसिटिलीन से रिएक्ट करके भी हो सकता है अचीव। कि वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट इफ वी रिएक्टेड विद एसिटिलीन। तो सेम यही क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि ये किसका इक्विवेलेंट है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट किसका है, क्योंकि हमने सोडियम अमलगम डालने के बाद सेम प्रोडक्ट बनाया जो ये है, तो इसीलिए एसिटिलीन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी है। सिंपल क्वेश्चन है, डाइनोफाइल एंड एन एसिटिलीन एंड इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिलीन। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। दिस इज वेरी सिंपल, हमें बस ये देखना है कि अल्टीमेटली ये हमें क्या दे रहा है। ओके, और हम सेम प्रोडक्ट को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, तो उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन देखिए। 23rd क्वेश्चन इज सिंपल, अगर आपको रिएक्शन पता है क्या है, दिस इज बार्टन। ठीक है, ठीक है, बार्टन रीअरेंजमेंट क्या HMO के प्रेजेंट में क्या होता है, जैसे इन्होंने दिया है। तो बार्टन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पोजीशन से ये H एक्सट्रैक्ट करता है, कैसे, ओके, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पोजीशन, बाकी R। ओके, और यहां पर जो H है इसकी एब्स्ट्रैक्शन होता है यहां पर OH में। तो देयर विल बी अ रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, रेडिकल बनेगा यहां पर और यहां पर भी रेडिकल बनेगा। ओके, क्योंकि दिस रेडिकल विल बी डिराइव्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल हेयर। पहले ये रेडिकल बनेगा, फिर यहाँ का जो H है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो क्या होगा, ये रेडिकल और ये H का रेडिकल कंबाइन करेंगे तो हमें देगा यहाँ पर OH, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा पोजीशन पे जो N और रेडिकल बना है वो जाके अटैच हो जाएगा N और बाकी रहेगा R ग्रुप। तो हमें इसमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा रिएजेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें डेल्टा पोजीशन पे NO लगा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग क्योंकि उन्होंने NO2 में कन्वर्ट कर दिया, बैटन रीअरेंजमेंट नहीं करवाया। बी में देखिए, अगर आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो डेल्टा पोजीशन पे ही उन्होंने NO लगाया है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सी और डी में डेल्टा पोजीशन पे नहीं है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मतलब डेल्टा पोजीशन पे देखना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि डेल्टा पोजीशन से ये अपना हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। दिस इज बार्टन रीअरेंजमेंट, अगर आपको पता है तो दिस इज अ वेरी सिंपल रीअरेंजमेंट अगेन। अब 24th क्वेश्चन जो है, दिस इज अगेन द सेम क्वेश्चन अभी हमने जो किया डाइनोफाइल का। ठीक है, और इस तरह की उन्होंने ये दिया डाइन और ये दिया डाइनोफाइल और हीट किया। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट। पॉसिबल प्रोडक्ट में जो फर्स्ट है उन्होंने लिखा है, देखिए जब ये रिएक्ट करेगा जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो चेंज नहीं होगी। अगर डी दोनों आपस में, देखिए ये दोनों सिस हैं आपस में, तो जो प्रोडक्ट में भी हैं दे शुड रिमेन सिस। ओके, दे शुड रिमेन सिस टू ईच अदर इवन इन द प्रोडक्ट।
और यहाँ पर जो डी है वो रहेंगे। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए इस रिएजेंट को तो चेंज नहीं आएगा, ये रिएजेंट कभी भी ट्रांस में कन्वर्ट नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ये सिस है तो सिस, अगर सपोज ये ट्रांस होते तो वो ट्रांस फॉर्म में यहाँ पर लगता, पर यहाँ पर क्योंकि सिस है तो सिस फॉर्म में लगेगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो उन्होंने सिस ऑप्शन तो दिया है पर उसने साथ में ट्रांस भी दिया, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर ये रिएजेंट है तो इट वॉन्ट रीअरेंज इटसेल्फ, इट वॉन्ट रीअरेंज इनटू ट्रांस, क्योंकि हीट गिवन है सीधे रिएक्शन हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, डी इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने ट्रांस बनाया है, सी अगेन गलत है क्योंकि अगेन उन्होंने ट्रांस बनाया है, डी इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट क्योंकि उसी ऑप्शन में इन्होंने जो हमारा डायनोफाइल रिएक्ट कराया है वो सिस डायरेक्शन में करवाया। देखिए डायनोफाइल की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो चेंज नहीं होगी, अगर वो सिस थे तो वो सिस रहेंगे, अगर वो ट्रांस थे तो ट्रांस रहेंगे। दिस इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, हमें ये चीज देखनी है और ये चीज पता होनी चाहिए कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सिस टू ट्रांस रीअरेंजमेंट नहीं होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक है, अगर वो ट्रांस थे तो ट्रांस ही रहेंगे, अगर वो सिस थे तो सिस ही रहेंगे इवन इन द प्रोडक्ट, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब 25th क्वेश्चन जो है, 25th क्वेश्चन में दो कंसेप्ट हमारे यहाँ पर चेक हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना चाह रहे हैं कि पहला जो देखिए इन्होंने एक साइक्लोनोनिन दिया है, साइक्लिक नोनिन, तो वी हैव टू मेक 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ओके, साइक्लोनोनिन दिया है और ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स फॉर दिस वेरी स्ट्रक्चर। देखिए अगर हमने साइक्लोनोनिन ड्रॉ किया है तो पहला कंसेप्ट ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या हमें पता है कि साइक्लोनोनिन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सिस और ट्रांस, ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब भी कोई साइक्लिक रिंग है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, अगर उसका नंबर ऑफ कार्बन्स जो है वो 8 या 8 से ज्यादा है तो उस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि जो हमारी रिंग है इट कैन एग्जिस्ट बोथ इन सिस एज वेल एज ट्रांसफॉर्म। ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि जो सिस है और ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगी, दोनों में एग्जिस्ट करेगा। सपोजिटली ये पेंटीन होता, साइक्लोपेंटीन, ठीक है, तब ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हेक्सेन भी होता, साइक्लोहेक्सेन भी होता, तब भी ये एग्जिस्ट नहीं करता ट्रांसफॉर्म में। पर जब n की वैल्यू 8 या 8 से ज्यादा हो जाती है तब हमारा जो मॉलिक्यूल है इट कैन एग्जिस्ट एज सिस एज वेल एज ट्रांस। अब ये यहाँ पर आप सिस देखिए तो सिस में क्या है, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हेंस सिस इज नॉट ऑप्टिकल एक्टिव। बट अगर आप ट्रांस ड्रॉ करेंगे तो ट्रांस कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। जब आपने ट्रांस इस तरह से ड्रॉ किया तो अल्टीमेटली यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है। इसको मैं बाकी कार्बन एटम डिनोट कर रहा हूं, तो अगर आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ट्रांस वाले में नहीं आएगी। तो जब 8 या 8 से ज्यादा नंबर रिंग है तो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सिस फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ट्रांस फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एंड दे आर आस्किंग अस द स्टीरियोआइसोमर्स, पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स। तो जो पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स है वो 3 है, एक सिस एंड 2 ट्रांस, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। हमें ये चीज याद रखनी है कि n इक्वल टू 8 और ग्रेटर देन में हमारा जो मॉलिक्यूल है साइक्लिक मॉलिक्यूल है, अगर हेक्सीन है, सॉरी एल्कीन है, साइक्लिक एल्कीन है, तो वो सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। So this was the concept of this question. Rest of the questions we'll be doing in the next video. Thank you so much for watching this channel.